नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल साहित्य एकेडमी पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र पर। तो आइए अर्धवार्षिक परीक्षा में देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था। जैसा कि आप लोगों को विदित हुई होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ्यक्रम का आधा पूछा जाता है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा करीब भी है, हर स्कूलों में चल भी रही है, तो यह प्रश्न पत्र हर प्रकार से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। तो आइए मित्रों, अधिक विलंब ना करते हुए सीधे देखा जाए कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा है और साथ ही साथ हम लोग प्रश्न पत्र को हल करते हुए भी चलेंगे। तो चलिए पहले देखिए, हिंदी गद्य साहित्य पर यानी हिंदी गद्य साहित्य पर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला पूछा जा रहा है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी बहुत चर्चित क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है इंदुमती। ये सरस्वती पत्रिका में 1903 में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी जी है। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और फिर अगला क्या है, भरत भारती की रचना विधा है। भरत भारती की रचना विधा क्या है, काव्य है। और फिर है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो देखिए, ये जो कवि वचन सुधा है, ये इसका प्रकाशन जो है भारतेंदु युग में हुआ था और इसके प्रकाशन भारतेंदु जी के द्वारा ही हुआ था। ठीक है। और श्री चंद्रबली नामक नाटक के लेखक हैं, तो इसके नाटककार जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सब चर्चित क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन वैसे हो गए और अब पद्य साहित्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो पद्य साहित्य में पहला प्रश्न है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। दूसरा है रीतिकाल का अन्य नाम। तो रीतिकाल का अन्य नाम आप लोगों को पता होगा, श्रृंगार काल। और ये किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये भी कभी कभार पूछता है। कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार जो है विद्यापति जी है। विद्यापति जी श्रृंगारिक कवि हैं। चलिए, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल जो है किसको कहा जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब अगला है मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह मेरे ख्याल से भारत भारती है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब गद्य को देखते हैं हम लोग। चलिए, गद्यावतरण पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है हमको। तो पूछा जा रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अत्यंत नहीं, यहाँ पर अनंत होगा। और देखिए, जैसे ही भूमि आएगा आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा, यह जो है राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप में ही भूमि उद्धृत है। भूमि, जन और संस्कृति, ये तीनों ही मिलकर के राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। और भूमि का निर्माण जैसा कि देवताओं ने किया है और यह अनंत काल से हम सबके बीच है और हम संसार के सभी प्राणी इस पर निवास कर रहे हैं। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि, चूँकि भूमि का हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान है, इसके कारण हमें इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और इसकी जो समृद्धि यानी इसके जो भौतिक और शारीरिक, लौकिक जो भी इसका अर्थ है, उन सब के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है। यही रेखांकित अंश है, इसी की व्याख्या आप लोगों को करनी है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या हमने बता दिया। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और हमारी राष्ट्रीयता कब व कितनी बलवती होगी। तो जब हम उसके प्रति सजग और सचेत रहेंगे, अपने जो हमारे संस्कृति के स्वरूप को निर्धारित करते हैं उन सब तत्वों के बारे में सजग और सचेत रहेंगे, तो ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। ठीक है। कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। चलिए, दूसरा है भाषा संस्कृति। इसका आप लोग देख लीजिएगा, हम एक ही गद्यांश करवाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा जो शीर्षक है भाषा और आधुनिकता, वहीं से लिया गया। इतना हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, बाकी आप लोगों का काम है। एक गद्यांश मैं बताऊंगा, एक गद्यांश आप लोगों को देखना है। चलिए, अब पद्यांश शुरू होता है। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यह
किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। श्रद्धा और मनु शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक प्रश्न हमने कंफर्म किया संदर्भ। चलिए अब जो है क्या बोल रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन हम आप लोगों को पूरे पद्यांश की संक्षिप्त व्याख्या बताएंगे ताकि भविष्य में भी आप लोगों को ज़रूरत इसकी पड़े तो आप लोग आसानी से कर लें। चलिए मित्रों, धैर्य बना करके आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग अपना धैर्य मत खोइएगा, अच्छे से देखते चलिएगा, क्योंकि जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ समय अंतराल कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ श्रद्धा जो है, जब मनु हताश और निराश हो गए हैं तो श्रद्धा उदाहरण दे रही है। किस चीज़ का उदाहरण ले रही है? या इस पृथ्वी का। जैसे पृथ्वी में बहुत बार प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, लेकिन वह अपने स्थान पर टिकी हुई है और हम सब मनुष्यों का हर प्रकार से कल्याण करे। तो उसी पृथ्वी का उदाहरण देती हुई श्रद्धा मनु से कहती है कि इस पृथ्वी पर ना जाने कितने और महाप्रलय हुए, कितने प्रलय और महाप्रलय हुए, किंतु यह दृढ़ मूर्ति की भांति खड़ी है और निरंतर अपने अभ्युदय का उपाय करती रहती है। यानी अगर पृथ्वी पर कुछ नष्ट भी हो गया है तो पुनः सृजन होता रहता है, सृजन और संहार का क्रम चलता रहता है। और फिर आगे कह रही है कि इसलिए तुम हताश और निराश मत हो। कहती है आगे, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखल बिखरे हों निरुपाय। यानी देखिए कोई पावर का चीज़ होती है तो ऐसे ऐसे बिखरी रहेगी, तो इन सब की अलग अलग शक्ति रहेगी, तो इनका एक कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन अगर यही सब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी। तो वही कह रही है कि जिस प्रकार शक्ति के विद्युत कण बिखरे रहते हैं तो उनका अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन जब वह एकत्रित हो जाते हैं तो वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी शक्तियों का समन्वय करो, तुम भी अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर विद्यमान शक्तियां हैं उनका समन्वय करो, इस संसार को एक दूसरे से जोड़ो और इससे मानवता पर विजय प्राप्त करो, अर्थात इस पृथ्वी को फिर से बसाओ। और मैं तुम्हें आगे अगले लाइन में है कि श्रद्धा कहती है कि मैं अपने आप को सर्वस्व समर्पित करती हूँ तुमको, और चलो हम और तुम मिल करके ही इस पृथ्वी की बेल यानी इस पृथ्वी रूपी वृक्ष की शाखाओं को फैलाते हैं। बड़ा अच्छा शीर्षक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा दिया गया है। तो चलिए, वैसे ये पद्य दिया है तो इसका हम लोगों ने देख लिया। अब उत्स और अभ्युदय क्या होगा? उत्स का अर्थ होता है स्रोत और अभ्युदय मतलब उन्नति। ठीक है, विकल और निरुपाय होकर कौन बिखरे पड़े हैं? तो ऊपर गद्यांश में विद्युत कण, दृढ़ मूर्ति पृथ्वी हमने बताया ही। चलिए फिर मित्रों, अब दूसरा आप लोग देख लीजिएगा, एक हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ आप लोगों को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को आ भी रहा होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? मातृभूमि और राष्ट्र का स्वरूप, वाग्धारा, मातृभूमि, राष्ट्र का स्वरूप। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब जो है आचार विचार और वितर्क, कुटज, कल्पलता, सब बाणभट्ट की आत्मकथा, सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। आगे हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी हैं, सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी, इनके भी रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव, युगवाड़ी। ठीक है, और महादेवी वर्मा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, यामा, निहार, दीपशिखा, शांति गीत, सप्तवर्णा, सब है। तो हमने कृतियाँ बता दिया, जीवन परिचय देख लीजिएगा आप लोग। बहादुर कहानी का सारांश या कथा वस्तु या पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, कोई आप लोग कर लीजिएगा। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की है। जैनेन्द्र कुमार जी मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, यथार्थ परक कहानियाँ उनकी लिखी जाती हैं। तो ध्रुव यात्रा कहानी पर प्रेम के उच्च आदर्श की पराकाष्ठा पर कहानी को पहुँचाना ही उद्देश्य है। प्रेम की रुचिकर कसौटी पर कसना ही प्रेम को इस कहानी का उद्देश्य है। जैनेन्द्र जी ने प्रेम के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया। ये तो मैं बस मुंह से वैसे ही बता दे रहा हूँ, बुक में ब्रॉड रूप से आप लोग देख लीजिएगा, मूल मैं बता रहा हूँ। बहादुर कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, सारांश आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे बहादुर कहानी का उद्देश्य भी पूछता है, मेरा ख्याल है कि उद्देश्य ज़्यादा सही होता है, सारांश से सही उद्देश्य होता है।
ठीक है। देखिए, कहानी या कविता जो भी होती है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ करके भूल जाते हैं, लेकिन उससे हमारे मस्तिष्क पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको हमें समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो वे चीज़ें तो उद्देश्य से ही स्पष्ट होंगी ना, और सारांश में कहानी लिखनी रहती है। तो मेरा मानना है कि अपने व्यक्तिगत स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि अध्ययन का लाभ यही होता है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी सुधरता है, और हिंदी तो बड़ी ही अनोखी विषय है जो हमारे जीवन को सुधारती है। और बाकी सब्जेक्ट आप लोगों के आर्थिक मदद दे सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन हिंदी आपको संवार सकती है। ठीक है। मानविकी वर्ग की जितनी भी सब्जेक्ट हैं, खास करके हिंदी और संस्कृत, ये आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई सब्जेक्ट हैं। इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने निजी जीवन की उन्नति कर सकते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में वैसे साइंस के सब्जेक्ट ज़्यादा लोग चुनते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे आर्थिक उन्नति हमको मिलेगी। दरअसल वो लोग सही भी हैं, लेकिन हिंदी से भी हम लोग आर्थिक शिखर पर पहुंच सकते हैं। क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सब लोग नहीं हैं, हिंदी से भी तो टीचर हैं, हिंदी से संपादक बन रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन हमारे लोगों के बीच भ्रांत धारणाएं हो गई हैं कि हिंदी बस ऐसे ही पढ़ो और भूल जाओ, इस टाइप की सब्जेक्ट लोग बना करके रख दे। और मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का। हिंदी मेरी फ्यूचर सब्जेक्ट है और मैं आप लोगों से बताऊं कि मतलब हिंदी को ही हमने अपने भविष्य के लिए चुना है। ठीक है, चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे कहने का मतलब है, कभी आप लोग हिंदी को ऐसे निम्न स्तर पर मत रखिएगा, ये बहुत गलत बात है। हिंदी आप लोगों को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने वाली सब्जेक्ट है। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों से है। चलिए, फिर उद्देश्य आप लोग कर लीजिएगा। बहादुर कहानी वही थी कि जो मानवीय संवेदना उन लोगों के अंदर बिल्कुल थी ही नहीं, बस नौकर रखते हैं समाज में अपनी पैठ जमाने के लिए, लेकिन वो लोग नौकर से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए तो भूल ही जाते हैं। तो यही सब मानसिक, जो मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता से उजागर करना ही पाठ जो है कथाकार का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, अब ये खंड काव्य आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ के खंड काव्य अलग अलग होते हैं, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए, ऊपर से जल्दी जल्दी अर्थ में बता दे रहा हूँ। संस्कृत गद्यांश का अर्थ भी करना रहता, तो महामना मदन मोहन मालवीय से लिया गया है और कहा जा रहा है महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और पटुः चतुर पत्रकार थे। ठीक है। परमस सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत, इनका सर्वोच्च गुण जो है जन सेवा का था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश पश्यत, यहाँ जो भी अगर किसी को लोगों को दुखी पीड़ा में देखते थे वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सब विधि से सहायता करते थे। प्राण सेवा तो इनका स्वभाव था, ऐसा गद्यांश कहा जा रहा है। फिर दूसरा है धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों में उल्लास को जगाने वाली, जन के हृदय को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रसविनी यानी भव्य भावों को बहाने वाली सुर भारती संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयोषु, संपूर्ण वाङ्मय में जो है इसका जो संपूर्ण संसार में जो वाङ्मय फैला हुआ है, जो साहित्य फैले हुए हैं, उसमें संस्कृत का साहित्य जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हो गया। चलिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च च धनश्च च। तो जो है जल बिंदु ऐसे ऐसे करके एक साथ मतलब फिर धीरे धीरे इकट्ठे होकर के घड़ा भरता है, तो यही विद्या, धर्म और धन का भी हेतु है। दूसरा है सहसा देखिए, पद्य हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमेशा ज़रूरी पड़ती है, व्यक्तिगत जीवन में भी और आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों को कोई भी पद्य पूछा जा सकता है, तो आप लोग सब ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, कोई ये नहीं है कि जिस पेपर में आया है ये तो यही पूछ देगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, या अदर भी। ठीक है, चलिए, सहसा विद्धत, इसका अर्थ क्या है? अचानक आवेश में, या जो है बिना विवेक रहित होकर जो लोग किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। वृद्धतो ही, क्योंकि यह जो है विपत्तिदायक होता है, और जो लोग इसके विपरीत सोच समझ कर कार्य करते हैं, आवेश में ना आकर के कार्य करते हैं, लक्ष्मी जी स्वयं उनका वरण करती हैं। हो गया। जल्दी जल्दी में हमने बताया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खुशियाँ मनाना। ठीक है, एक पंथ दो काज,
चर्चित है, पता होगा आप लोगों को। चिराग तले अंधेरा, ये भी आसान है। भवनम का संधि विच्छेद, तो भो धन अनम, इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है, ओ का अव हो जाएगा। ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्योदय। ठीक है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव, सदैव, वृद्धि संधि है। अगर आप संधि को स्पष्टीकरण करने लगेंगे कैसे कैसे हुई है तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। कहा ना हमने आपसे कि हिंदी बड़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है। आत्मने और नामना, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और सप्तमी एक वचन इसमें वैसे है। और फिर चलिए सर और सर, तो सर देखिए आत्मने और नामन जो है यही दो ही रूप हैं, शब्द रूप, यही आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं। तो दो तो कम से कम, इसलिए मैं नहीं बताया, दो तो कम से कम आप लोगों को तैयार होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं तैयार करते हैं समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े आप लोग, बुरा मत मानिएगा। चलिए सर और सर, तो इसका क्या होगा? ये बाढ़ और तालाब, यही होगा। ठीक है। सर ये सरोवर वाला हो जाएगा और ये सर जो है बाढ़। आतप क्या होता है और आपात क्या होता है? आपात क्या होता है? संकट होता है। और आतप क्या होता है? धूप। तो आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ। अंश का अर्थ होता है भाग और कंधा। ठीक है। गुड़ जो ये मीठा वाला होता है एक, और एक गुड़ आप लोगों को पता ही है। तात का क्या अर्थ होता है? एक गर्म होता है और एक तात का अर्थ होता है पिता। तीनों हम बता दिए, एक करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन। कम खर्च करने वाला क्या होता है? मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी। और अधिक खर्च करने वाला क्या होता है? अपव्ययी। परीक्षा लेने वाला क्या होता है? परीक्षक होता है। ठीक है। और चेक करने वाला, परीक्षा भवन में जो लोग जाते हैं, निरीक्षक होते हैं, इन्विजिलेटर। सभा में अनेकों वक्ता थे, शुद्ध करना है तो सभा में अनेक वक्ता थे। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, अपनी अपनी पुस्तक लाओ, सब हो जाएगा। चलिए शांत और वीर रस, वीर रस उत्साह से संबंधित है, शांत रस निर्वेद। जहाँ वैराग्य उत्पन्न होता है वहाँ शांत हो जाता है, जहाँ उत्साह वहाँ वीर रस। उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। शांत रस का देख क्या लीजिएगा, हम ही बता दे रहे हैं। शांत रस क्या होता है? वैराग्य। अब लो नसानी अब न नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो। वीर रस क्या होता है? चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। श्लेष अलंकार कर लेंगे आप लोग। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा भी हो ही जाएगा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ऊपर आतप शब्द एक आया था, उसी से संबंधित एक बिहारी लाल जी का दोहा है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है। श्लेष वही एक जो एक से अधिक बार आकर के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। दोहा पहले तीसरे चरण में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11, ये आसान है। दोहा और सोरठा कर लीजिएगा। दोहा का बिल्कुल उल्टा सोरठा होता है। बस अब सब आप लोग करेंगे। आवेदन पत्र लिखेंगे आप लोग, और ये निबंध है तो इसको आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। और देखिए ये तो जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार निवारण और पर्यावरण और वृक्षारोपण। ये ज़रूर पूछता है हर बार की परीक्षा में। तो मित्रों उम्मीद है कि आप लोगों की मदद हुई होगी। और देखिए वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 18 मिनट का हो गया। तो 18 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता है, इसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा। समय को थोड़ा अच्छे से धैर्य बना करके मेरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम देखिए अर्थ बताते हुए चले हैं। मैं कोई चीज़ अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बीच में थोड़ा सा हमने हिंदी के ऊपर भी बताया, क्योंकि हिंदी में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों के बीच, वो मैं नहीं चाहता। कुछ बच्चे यही मान करके पीछे हट जाते हैं, उनको भड़का दिया जाता है कि हिंदी पढ़ोगे, तुम साइंस पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन मैं मानता हूँ आप लोग वो भी बनिए, ऐसा मत समझिएगा कि मेरे कहने का कोई विपरीत अर्थ है। सब लोग बनते हैं, और लेकिन देखिए सबकी ज़रूरत होती है, हर क्षेत्र के लोगों की, हमारे समाज को, हमारे लोगों को ज़रूरत होती है। फिर इतनी सारी बातें हो गई। और हाँ, जाते जाते आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे। मित्रों इतने समय तक अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मुझसे कोई गलती हुई होगी, मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो उसे क्षमा कीजिएगा। ठीक है।